नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जोधपुर में आग का तांडव सामने आया, जहां पर सूरसागर इलाके में एक बस में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है और इसी दौरान खबर है कि दमकल ने इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, जोधपुर के सूरसागर में बस में आग लगी, जिसमें बस पूरी तरह से आग से जलकर खाक हो गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार अचानक इस बस में आग लगी। जैसे ही दमकल को इसकी जानकारी मिली, दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस बस पर को आग पर काबू पाया जा सका और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन जब तक ये आग बुझाई जाती, पूरी बस जलकर के खाक हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ जानकारी, बस में आग लगी? देखिए, ये घटना जो है सूरसागर थाना क्षेत्र में कभी नस्ल जहां पर बस अचानक आग के जो बस है वो आग के गोले के रूप में तब्दील हो गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल की टीमें पहुंची, उन्होंने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। जो फायर कर्मी है प्रशांत चौहान, उन्होंने बताया कि जब उन्हें सूचना मिली तो लगभग 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग आधा से पौन घंटे तक जो है उन्होंने कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक चंद्रशेखर, किसी के हताहत होने की खबर क्या ये बस यहां पर खड़ी थी जब ये आग लगी और इसमें कोई सवारी मौजूद नहीं थी? तो लगता है चंद्रशेखर तक आवाज नहीं जा रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि ये बस जहां इसमें आग लगी, बहरहाल इस आग को बुझा लिया गया है। किसी तरह की कोई जनहानि की अभी तक खबर नहीं है। दमकल ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक यह बस जलकर के खाक हो चुकी थी। हालांकि आग के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि सूरसागर के इलाके में इस बस में आग लगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 200 करोड़ की ठगी मामले में आरोपी की कोर्ट में आज पेशी होगी। आरोपी डायरेक्टर की कोर्ट में पेशी होगी। अपेक्षा ग्रुप कंपनी का ये डायरेक्टर जो आरोपी है गिरफ्तार है और 5000 का इनामी आरोपी जिसे एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। अपेक्षा ग्रुप कंपनी का डायरेक्टर आरोपी संजय, जिसको एसआईटी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कोर्ट से रिमांड मांगेगी। आरोपी ने पैसा दोगुना करने का लालच देकर ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। करीब 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोप अपेक्षा ग्रुप कंपनी पर है, जिसका ये डायरेक्टर है, जिससे गिरफ्तार किया गया और अब इससे पूछताछ जारी है। डायरेक्टर संजय की गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ का सिलसिला और आज पुलिस इसे कोर्ट में पेश करेगी। मां ठग की आज कोर्ट में पेशी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी, आज आखिरकार अपेक्षा ग्रुप के इस डायरेक्टर को जिसे गिरफ्तार किया गया था उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी, ये आरोपी जो डीसीएम कोटा के इलाके का निवासी है संजय कश्यप, इसको 5 दिन पहले हरियाणा से गिरफ्तार करने में जो सफलता हासिल की थी, 2.5 लाख रुपए की नकदी भी इनके पास से बरामद की गई थी। 5 दिन के रिमांड के बाद जो अवधि खत्म होने के बाद आज फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच इनको कोर्ट में पेश किया जाना है। रिमांड के दौरान हालांकि इन्होंने कई खुलासे भी किए हैं और इसके आधार पर अब जो बाकी बचे हुए जो आरोपी हैं, डायरेक्टर सहित अन्य, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो एसआईटी की टीम गठित की वो तलाश कर रही है। ये 200 करोड़ रुपए की ठगी का एक सबसे बड़ा प्रकरण हाड़ौती का कहा जा सकता है, जिनमें अभी तक 50 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। सैकड़ों लोग इनसे पीड़ित हैं और ये जो है धन दोगुना करने के लिए कई तरह के जो लालच देकर लोगों को ठगी की वारदात का अंजाम देते थे और एक कंपनी खोलकर कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया और आखिरकार ये जो नए कंपनी बनाकर उन लोगों को बेवकूफ बनाते रहे और आखिरकार पुलिस ने इस मामले में जो एसआईटी की टीम गठित की थी, उन्होंने संजय कश्यप नाम के इस डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। हालांकि 3 अन्य आरोपी भी रिमांड पर चल रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इनके बाद में अब और कई और जो रिमांड के दौरान जो खुलासे हुए उसके आधार पर जो फरार चल रहे अन्य आरोपी हैं
उनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। और आज जब कोर्ट में पेश करने के बाद में क्या इनको को फिर से रिमांड पे लिया जाएगा या इनको जेल भेजा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ओम, लेकिन लगातार इससे पूछताछ की गई है, क्या एक बार फिर से पुलिस रिमांड इसका मांग सकती है और आगे बढ़ाया जा सकता है इसका रिमांड? जी, क्योंकि इनमें कई और आरोपी की गिरफ्तारी अभी शेष है, तो हो सकता है इनको रिमांड मांग सकती है या फिर थोड़े दिन बाद में प्रोडक्शन वारंट पे इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। क्योंकि कई और आरोपियों को पहले जब गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा तो प्रोडक्शन वारंट पे उनको फिर से अरेस्ट करके पूछताछ की जा रही है। तो कोर्ट में पेश करने के बाद पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी ठगी के मामले में जो एसआईटी की टीम को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है और इसके कब्जे से 2.5 लाख रुपए की नकदी जो बरामद हुई है, वो पैसा भी इन्होंने इसी ठगी की वारदात को अंजाम देकर जो प्राप्त किया था वही पैसा है। चौंकाने वाले खुलासे हालांकि पुलिस को प्राप्त हुए हैं, लेकिन मीडिया से जब मुखातिब होगी पुलिस के बड़े अधिकारी तो इस मामले में पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी कि अब तक क्या इनके कब्जे से और बरामद किया है, क्या खुलासे हुए। थोड़ी देर बाद में जब कोर्ट में पेश करेंगे तब पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल ओम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। करीब 200 करोड़ की ठगी का आरोपी संजय, जिसको गिरफ्तार किया हुआ है, आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। भीलवाड़ा में सड़क हादसा हुआ है, 4 ट्रकों की आपस में भिड़ंत होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुर बाईपास पर यह हादसा हुआ है, 4 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई है, 3 लोगों के घायल होने के समाचार हैं। क्रेन की मदद से अब घायलों को बाहर निकाला गया है। भीलवाड़ा में रफ्तार का कहर टूटा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस भिड़ंत के बाद ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ट्रक के आगे के जो कैबिन हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। 4 ट्रक आपस में भिड़ गए थे। दरअसल पूर्व बाईपास पर यह सड़क हादसा हुआ है, बड़ा सड़क हादसा है, जहां पर पूरा का पूरा रोड जो है वो इस हादसे के बाद ब्लॉक हो गया था। इसे अब खुलवाया जा रहा है, क्रेन बुलाई गई मौके पर और इन वाहनों को हटाया गया है। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी, 4 ट्रकों के आपस में एक के बाद एक भिड़ंत हुई है। 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के समाचार है और घायलों ने परिवहन विभाग पर इसे लेकर के आरोप लगाए हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये क्षतिग्रस्त वाहन है जो पूरी तरह से हादसे का शिकार हुए हैं। 4 ट्रक आपस में भिड़ गए जिससे यह हादसा हुआ। 4 ट्रकों की भिड़ंत हुई है। भीलवाड़ा की ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के साथ भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता राहुल कौशिक फोन लाइन पर। राहुल, कैसे ये हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी है आपके पास? जी, भीलवाड़ा के पूर्व बाईपास की घटना है। 48 नंबर नेशनल हाईवे का उड़न दस्ता पंजाब विभाग ट्रकों को वसूली करते समय रुकवा रहा था, जिससे हादसा हुआ, जिससे विजय सिंह रावत जो कि मसूदा ग्राम निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस के पायलट ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। ट्रक ड्राइवर को करीब 2 घंटे बाद क्रेन की मदद से निकाला, जिससे महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती भी कराया। और रामा सिंह जो उनके साथ थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि अवैध वसूली को लेकर हमें रोका जा रहा था, हमसे पैसा जा रहा था। इसी हड़बड़ाहट को लेके ये हादसा पूरा हुआ है। जी, एक के बाद एक कैसे आखिरकार 4 ट्रक आपस में भिड़ गए? जी, एक तरीके से ये पूरी तरह वहां पे अवैध वसूली का जो कार्य कर रहे थे, जो आरोप जो इन्होंने परिवहन चालक ने लगाया है परिवहन विभाग पे, उसके कारण अचानक जो हड़बड़ी हुई रुकवाने को लेके, उसके बाद एक के बाद एक ट्रक आपस में भिड़ गए। अभी क्या जानकारी है घायलों को लेकर के? अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका उपचार चल रहा है जी, और गंभीर रूप से घायल है। अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उड़न दस्ते पे इस पर कोई पाबंदी के बाद पुलिस की ओर से की जा रही है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि लगातार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। जी, इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं आए हैं, कई प्रकार के आरोप लगे हैं, पर इस प्रकार की अभी कोई भी कार्रवाई का अभी नहीं करी जा रही है, न इस प्रकार की कोई जानकारी आई है। कितने लोग अभी घायल हैं? 3 लोग घायल हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें हैं और हमारे सहयोगी राहुल बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर अवैध वसूली का धंधा होता है। उसी को देखते हुए यहाँ पर इन ट्रकों को आपस में अचानक से रुकवाया गया, जिससे आगे के ट्रक ने ब्रेक मारा और उसके बाद पीछे चल रहे 3 ट्रक लगातार उसमें घुस गए।
तो वहीं बूंदी के राजपुरा गांव में के पास में बंद पड़ी खान में भरे हुए पानी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि भील आदिवासी समाज की दोनों लड़कियां नहाने के लिए यहां पर आई थी और उसी दौरान खान में डूबने से इनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इन दोनों लड़कियों की उम्र 8 और 6 साल की थी और इन बच्चियों के कपड़े देखकर के एक महिला ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों के शव को इस खान से बाहर निकलवाया गया। बहरहाल बंद पड़ी खान में यह हादसा हुआ है और बरसात के मौसम में पानी भर गया था इन खानों में और इसके बाद 2 बच्चियां यहां पर नहाने के लिए पहुंची थी और ये जानकारी है कि नहाने के दौरान डूबने से इन दोनों बच्चियों की मौत हो गई। ये इन खानों की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाई संभवतः और यहां पर गहरे पानी में उतर गई, जिससे ये डूब गई। बहरहाल जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चियों की मौत होने की खबर मिल रही है और मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, इन बच्चियों के शवों को बाहर निकलवाया गया है। तो वहीं दौसा जिले की जोपाड़ा गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ और इस खूनी संघर्ष में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हुई है। वहीं धारदार हथियारों का उपयोग भी किया गया। इस खूनी संघर्ष के दौरान दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। इसके चलते दोनों पक्षों के करीब 17 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में से 3 लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घटना की जानकारी जैसे ही सदर थाना पुलिस को मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो खूनी संघर्ष के बाद घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस खूनी संघर्ष के कारणों की जांच कर रही है। कानूनी तौर पर अब कार्रवाई आगे की जाएगी। कंट्रोल की इतला थी तो वहाँ झगड़ा हुआ तो मौके पर पहुँचे। जी हम रवाना है कि पार्टी थाने का आ गए थे, जिसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। फिर हम दोपहर पहुँचे, वहाँ पर एक पार्टी रोड पर पड़ी थी जिनके खून पर निकल रहे थे, उनको प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल ला गया। करीब 17-18 आदमी थे। तो आखिरकार जमीनी विवाद के चलते ये आपस में हिंसा हुई, विवाद हुआ और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दौसा से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट और जानकारी इस पूरे मामले पर? पूरे मामले में कुल 3 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है और वहीं 14 लोग दौसा जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जमीनी विवाद को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ था। आज एक पक्ष खेत की बुवाई करने के लिए पहुंचा, इसी दौरान दूसरा पक्ष भी मौके पर पहुंच गया। दोनों के बीच विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी बटा जंग हुई, एक दूसरे के ऊपर धारदार हथियारों का उपयोग हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में कुल 17 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से 3 लोगों को जयपुर रेफर किया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और पुलिस की टीम ने करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया। जमीन विवाद होने के बाद पुलिस थाने में आने के बजाय उन्होंने कानून हाथ में लिया और एक दूसरे के ऊपर धारदार हथियारों का उपयोग किया। ऐसे में पुलिस ने अब तक करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि और भी जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जो अस्पताल में भर्ती है, उनके घायलों का उपचार करा रही है। साथ ही पुलिस की एक टीम जो आरोपी हैं उनकी दबिश भी दे रही है, जिन्होंने इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जी आशीष, क्या दोनों पक्षों की तरफ से किसी की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर के केस दर्ज करवाया गया पुलिस में, और आखिर कितनी देर तक ये संघर्ष चला? जो करीब आधा से 1 घंटे तक दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे होते हुए नजर आए, एक दूसरे के ऊपर पथराव करते हुए नजर आए, एक दूसरे के ऊपर धारदार हथियारों का उपयोग किया गया, कुल्हाड़ियों का उपयोग किया गया, लाठियों का उपयोग किया गया। और इस पूरे घटनाक्रम में जो घायल हुए हैं उनका उपचार दौसा जिला अस्पताल में जारी है और पुलिस की टीम अब जांच कर रही है। जो भी इसमें दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हिंसक झड़प में 17 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका इलाज जारी है। उधर जालोर के रानीवाड़ा क्षेत्र के सूरजवाड़ा गांव में एक शादी समारोह के दौरान खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग होने से 150 से ज्यादा लोग अचानक से बीमार पड़ गए। खाना खाने के बाद उल्टी और दस्त शुरू होने पर इन लोगों को रानीवाड़ा के सीएचसी समेत
आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। खाना खाने से बीमार पड़ने वालों में 50 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। मामले को लेकर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने गंभीरता दिखाई। आनन फानन में चिकित्सा विभाग की टीमों को गांव में तैनात किया गया। इसके बाद सभी का इलाज किया गया है। रानीवाड़ा सीएचसी पर इन लोगों का इलाज किया गया। बहरहाल आपको बता दें कि 77 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार एक शादी समारोह में ये तमाम लोग खाना खाने के लिए शरीक हुए थे और जैसे ही इन्होंने खाना खाया इसके बाद इन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। 150 से ज्यादा लोग यहां पर बीमार पड़ गए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्याम बिश्नोई जालोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या जानकारी, एक शादी समारोह के खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है? हेमंत, ये जो रानीवाड़ा के पास गांव का मामला है सूर्यवाड़ा का, जहां पर खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग होगी जिसमें 150 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। आनंद फानन में जालोर के जिला कलेक्टर ने निशांत जैन ने जो गंभीरता दिखाई है और चिकित्सा विभाग की टीमों को देर रात तक वहां पर तैनात रखा। उसके बाद जिनकी हालत गंभीर थी, यानी कि 70 से 80 लोगों की हालत गंभीर थी, उन्हें अस्पतालों में ले जाया गया और वहां पर उन्हें इलाज किया गया। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन 50 से अधिक बच्चे होने की वजह से विभाग के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया था कि इस तरीके से फूड पॉइजनिंग हुई। उसके बाद देर रात सभी को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई और ये शादी समारोह में खाना खाने के बाद इस तरीके की जो घटना सामने आई है। जी अमन जी, लेकिन श्याम, रानीवाड़ा सीएचसी से डॉक्टर बाबूलाल राजपुरोहित ने क्या जानकारी दी है? कितने लोगों का इलाज यहाँ पर किया गया? देखिए हेमंत, बाबूलाल राजपुरोहित ने ये जानकारी दी है कि यहाँ पर 70 से 80 लोग आए थे और उनका ट्रीटमेंट किया गया, प्राथमिक उपचार, और जिनके आवश्यकता थी तो वहाँ इंजेक्शन भी लगवाए और हालात सभी की अभी सामान्य है और सभी को रेफर कर दिया गया है। लेकिन पुलिस व एसडीएम सहित गाँव के अंदर लगातार वहाँ पर जो है गश्त कर रहे हैं और पुलिस की टीमों को भी कह दिया गया और गाँव को भी सावधान कर दिया गया कि इस तरीके की जो वहां पर खाना खाने वाले लोग जो शामिल थे उनको भी हिदायत दी है कि अगर किसी भी प्रकार की जो शरीर में तकलीफ हो तो वो जल्द डॉक्टरों को सूचित करें। और जैसे ही ये जो खाना खाने बैठे थे उससे आधे घंटे बाद में इस तरीके की जो घटना सामने आने के बाद में बाकी के लोगों ने खाना नहीं खाया था। ऐसे में गनीमत रही कि किसी भी बड़ा आंकड़ा सामने नहीं आया। जी अमन। चलिए श्याम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये खाना जहरीला कैसे हुआ, क्या इसमें मिलावट हुई, और सीएमएचओ इसे लेकर के जांच करेंगे। लेकिन बहरहाल जो बड़ी खबर है, फूड पॉइजनिंग यहाँ पर हुई है। 150 से ज़्यादा लोग इस फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। उधर भरतपुर जिले के डीग उपखंड के गांव नाहरोली में घर के ऊपर से जा रही एक बिजली की लाइन की चपेट में आने से 2 अधेड़ महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी हैं। जानकारी के अनुसार लज्जा और सोनवती और सोना निवासी नाहरोली जो कि अपने घर पर काम कर रही थी, तभी घर के ऊपर से गुजर रही बिजली के तार की चपेट में आने से दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से डीग के रेफरल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। यहां पर गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर में दोनों महिलाओं को रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। भरतपुर जिले के डीग उपखंड के नाहरोली मकानों के ऊपर 11,000 की जो तार जा रहे हैं, कई बार हमने अवगत भी करवाया है, पर बिजली विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और वर्तमान में घटना हुई है, भीषण घटनाएं हुई हैं। ये दोनों महिलाएं अपनी छत पर खड़ी हुई थी, अकस्मात इनका कोई ऐसा करंट लगा जो तार की तरफ खिंच गई और ये हादसा हुआ। मैंने जेईएन जनसर को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। एएन डी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने एक्सीएन साहब से बात करी, एक्सीएन साहब से मेरी बात हुई, एक्सीएन साहब ने रेफरेंस दिया, उन्होंने मदद करी, एक्सीएन साहब ने तुरंत लाइट को कटवाया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी आपके पास? देखिए हेमंत, अभी जो दोनों महिलाएं हैं घायल थी, उनका अस्पताल में इलाज जारी है और गंभीर हालत में उन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो शाम को अपने घर पर जो है छत पर काम कर रही थी, उसी दौरान ऊपर से जो विद्युत लाइन गुजर रही थी उसके टूट जाने से अचानक ये हादसा हो गया और जिसमें जो दोनों महिलाएं थी वो गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके बाद परिजनों ने डीग के जो अस्पताल था वहां पर उनको भर्ती कराया, लेकिन वहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालात में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डीग उपखंड का गाँव है नाहरोली, वहाँ की ये पूरी घटना है। फिलहाल
पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं परिजन जो है उनका कहना है कि विद्युत विभाग की जो लापरवाही है वो सामने आती है, क्योंकि विद्युत विभाग को कहा जाता है कि जो आपके तार हैं वो ढीले हैं, उनको दुरुस्त कराया जाए, लेकिन विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं और उसी लापरवाही का खामियाजा इन दो महिलाओं को भुगतना पड़ा है, जिसके चलते इन दोनों को जो है गंभीर चोटें आई हैं झुलसने के कारण और काफी ज्यादा जो है दीपक, परिजन कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे हादसे हुए, तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार लापरवाह बिजली विभाग ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। और परिजनों का यह भी आरोप है कि कोई भी घटना घटती है उसके बाद ना तो जेईएन फोन उठाता या फिर नीचे के कोई अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। देखिए, अमूमन ये फोन उठाने वाली बात है, इसको तो मंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं कि जो जेईएन और अधिकारी होते हैं वो बिजली विभाग के वो फोन नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में आम जनता की क्या हालात होंगी ये देखे जा सकते हैं। और जहाँ ऐसी घटना जो है आए दिन देखने को मिलती है, जहाँ विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ऐसे हादसे होते हैं, तार और विद्युत पोल जो ढीले होते हैं। एक दिन पहले भी रुदावल थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया था, जहाँ विद्युत पोल कई दिनों से जो है बरसात के कारण टेढ़ा हो गया था। उसको सीधे करने के लिए विद्युत विभाग को बोला गया था, लेकिन वो सीधा नहीं है और उसकी चपेट में आने से एक बालक की मौत हो गई थी। ऐसा दूसरा हादसा ये जो है डी के नारौली में देखने को मिला है। तो कहा जा सकता है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी विद्युत विभाग जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ और ऐसे में आम लोगों के विद्युत विभाग की जो खामियाजी है उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है और आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कब विद्युत विभाग अपनी लापरवाही से बाज आता है और ऐसे जो जगह है जहाँ तार ढीले हैं, विद्युत पोल टेढ़े हैं, उनको कब तक सही कराता है। जी अमन, बिल्कुल। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं कोटा में एक पेट्रोल पंप पर आतंक मचाने वाले 3 बदमाशों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि और बदमाशों की तलाश अभी जारी है। बड़ी जानकारी, पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें मोहम्मद उमर, रिजवान और अब्दुल अजीज शामिल हैं, जो कि बूंदी के पाटन के रहने वाले बताया जा रहा है कि इन लोगों ने एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे एक युवक पर हमला किया था, उसे घायल कर ये वहां से भाग गए थे। तमाम वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी और ये करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। घायल युवक के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बड़ी जानकारी, पेट्रोल पंप पर आतंक मचाने वाले बदमाशों की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद उमर, रिजवान और अब्दुल अजीज नाम के ये शख्स हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पेट्रोल पंप पर आतंक मचाया, एक युवक पर जानलेवा हमला किया, उससे गंभीर रूप से घायल कर दिया और वहां से भाग गए। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी और इसके फुटेज के आधार पर पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने अपराधियों को चिन्हित किया और इन बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। और अब बात करेंगे झुंझुनू की, जहां पर चोर मस्त हैं और पुलिस पस्त है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि एक ही रात में 1, 2 नहीं बल्कि 6 दुकानों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरों ने पुरानी तहसील रोड पर एक ही रात में 6 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर छत के दरवाजे को तोड़कर दुकानों में घुसे, दुकानों से नकदी लाखों का सामान चोरी करके पार हो गए। और तो और एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ये चोर अपने साथ ले गए। ये शातिर चोर कहीं कैमरे में कैद नहीं हो जाए, इसका भी इन्होंने ख्याल रखा। डीवीआर लेकर के पार हो गए। एक साथ हुई चोरी की सूचना पर चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची। सभी दुकानों का मौका मुआयना किया गया। इधर चिड़ावा शहर के व्यापारियों में इस घटना के बाद से गहरा आक्रोश है। कपड़ा व्यापार संघ की ओर से चोरी की इस घटना के विरोध में आज व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने की घोषणा की गई है। बहरहाल हम आपको बता दें कि एक ही रात में 6 दुकानों के ताले चोरों ने तोड़े हैं। 6 दुकानों में चोरी की घटना हुई है, जिसका अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और काफ़ी सारी टीमें लगाई है और इसको ट्रेस करने का पूरा प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। आज चिड़ावा कबूतर खाना के पास रात को एक लाइन में 6 दुकानों में चोरी हुई। सुबह लोगों ने शटर उठाया तो 6 दुकानों को पता चला कि 6 दुकानों में एक साथ चोर घुसे। दुकानदारों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को महसूस हो रहा है कि पुलिस प्रशासन को जो उनका फिंगर वगैरह लेना चाहिए, डॉग वगैरह की जो कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ दुकानों में अभी भी उनके प्रूफ हैं, चोरों के निशान हैं, तो दुकानदार ऐसा महसूस करते हैं कि शायद पुलिस को वो करना चाहिए। वो तो प्रशासन देखेगा किस ढंग से करना चाहिए। तो पुलिस जांच में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ कृष्ण शेखावत झुंझुनू से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। कृष्ण, क्या जानकारी है? 6 दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात हुई है रात में?
आपको बता दूं कि चिड़ावा शहर में ये जो पुरानी तहसील रोड है, इस पे एक साथ 6 दुकानों में चोरी की वारदात हुई है और वारदात के बाद व्यापारियों में आक्रोश है और व्यापारियों ने पुलिस की जो रात्रि गश्त है उस पर सवालिया निशान खड़ा किया है। लगातार चोरी की वारदातों के बाद भी पुलिस है वो अंकुश लगाने में नाकाम रही है और गत दिनों भी चिड़ावा में रेलवे स्टेशन पर एक मकान में लाखों रुपए की चोरी हुई थी, उसका भी पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है और आक्रोशित व्यापारियों ने आज कपड़ा बाजार बंद रखने की चेतावनी दी है। जी कृष्ण, पुलिस क्या कह रही है? आखिरकार क्या कोई सुराग हाथ लगे पुलिस के? सबसे अहम बात यह है कि चोरों ने जाते वक्त जिन दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनके डीवीआर भी चोर हैं वो अपने साथ ले गए हैं और ये सबसे व्यस्तम रोड है, इस पर तो गश्त होनी चाहिए क्योंकि इस पे चिड़ावा शहर के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो इसी रोड पे हैं और एक साथ 6 दुकानों में चोरी होना इस बात का खुलासा करता है कि पुलिस की जो गश्त है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तभी तो चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक ही रात में 6 दुकानों में चोरी की वारदात को चोर अंजाम दे देते हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। तो एक ही रात में 6 दुकानों में चोरी की वारदात हुई है, इससे शहर के व्यापारी आक्रोशित हैं और आज उन्होंने व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रखने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 साल की तुलना में हादसों से मौत का ग्राफ लगातार बढ़ा है। लापरवाही का आलम यह है कि जयपुर में हर रोज करीब 4 हादसे हो रहे हैं और रोजाना हादसों में एक शख्स की जान जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर में सड़क हादसों के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 सालों की तुलना करें तो इस साल के 5 महीनों में 551 सड़क हादसों के प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 129 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रफ्तार का दूसरा नाम मौत है और राजधानी की सड़कों पर ये मौत शिकार की ताक में हर वक्त इधर उधर दौड़ती नजर आती है। जिस किसी ने भी रफ्तार से प्यार किया, समझो रफ्तार ने उसे ऑन द स्पॉट नाप दिया। रफ्तार का आलम ऐसा है कि जयपुर की सड़कों पर हर रोज हादसे से एक शख्स की जान जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 2 सालों में हादसों से मौत का ग्राफ बढ़ा है। साल 2020 407 सड़क हादसे, 108 की मौत, 368 जख्मी। साल 2021 464 सड़क हादसे, 102 की मौत, 411 जख्मी। साल 2022 551 सड़क हादसे, 129 की मौत, 470 जख्मी। इन हादसों की असल वजह है रश ड्राइविंग और ओवर स्पीड। इंटरसेप्टर स्पीड ज़्यादातर हमने देखा जो दुर्घटनाएं होती हैं वो रैश ड्राइविंग की वजह से होती है। उसमें 80-90% जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ड्राइवर की गलती से होती है। इसके अलावा 60% इंडिया में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो करीब हाईवेज पर होती है, नेशनल हाईवेज पर, और उसके अंदर भी ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ा कारण है। ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए अभी हमारे पास 13 इंटरसेप्टर्स हैं जिससे कि हम चालान करते हैं ओवर स्पीडिंग का। हालांकि जयपुर में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई इंतजाम किए हैं। जयपुर यातायात पुलिस 10 नई इंटरसेप्टर गाड़ियां भी खरीदने जा रही है ताकि हाईवे पर हाई स्पीड वालों पर एक्शन लिया जा सके। हम चाहते हैं कि एक तो ये पुरानी भी हो गई है काफ़ी समय से और टेक्नोलॉजिकल अभी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी एडवांसमेंट आ गया है। उसके लिए हम चाहते हैं कि नई जो इंटरसेप्टर है उसको हम और इंट्रोड्यूस करें और जो हाईवेज हैं उनके ऊपर उनको लगा के और स्पीड को नियंत्रण करें, जिससे कि कम से कम दुर्घटनाएं हों, कम से कम डेथ्स हों और मानव जीवन की रक्षा जो है इसका सबसे पहला उद्देश्य है। तो सावधान हो जाइए, स्पीड से बाज आइए और सुरक्षित अपने घर जाइए। ऐसे में यातायात पुलिस के बेड़े में अब 10 नई इंटरसेप्टर बूथ जल्द ही शामिल होगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन बहरहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।